जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। ज्योग्राफी 365 में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको विदित है कि जो 12वीं क्लास की हमारी ज्योग्राफी है, उसमें दोनों बुकों के अंदर मिलाकर के लगभग 17 लेसन हैं। इन 17 लेसनों के जो वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू थे, वो हमने विस्तृत व्याख्या के साथ पूरे कर लिए हैं। और आज हम इसी बुक की एक नई टेस्ट सीरीज शुरू कर रहे हैं, और वो है रेगिस्तानों को लेकर। और ये भी आपको पता होगा कि हमारे इसी चैनल पर क्लास 12th की हिस्ट्री के एमसीक्यू की टेस्ट सीरीज शुरू है, और आज हम पॉलिटिकल साइंस की भी टेस्ट सीरीज़ें शुरू कर देंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। मानव भूगोल के मूलभूत सिद्धांत वाली पुस्तक में पहला लेसन है मानव भूगोल की प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। इसके अंदर जो जो भी रेगिस्तान के प्रश्न निकलते हैं वो हम देखेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 और 2, ये दोनों क्वेश्चन हैं। पिछली बार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2024 में पूछ चुका है। दोनों ही प्रश्न पिछली बार वार्षिक परीक्षा में पूछे गए थे। प्रश्न क्या है कि नव निश्चयवाद संकल्पना का प्रतिपादक है, या नव निश्चयवाद संकल्पना को किसने प्रस्तुत किया। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि नव निश्चयवाद संकल्पना को रुको और जाओ के नाम से भी जाना जाता है। और इस संकल्पना का जो प्रतिपादक है वो एक अमेरिका का भूगोलवेत्ता था, ग्रिफिथ टेलर। ग्रिफिथ टेलर ने इस संकल्पना का प्रतिपादन किया था जब पर्यावरणीय निश्चयवाद और संभववाद के बीच में विवाद हो रहा था। तो उस समय ग्रिफिथ टेलर ने इनके विवाद के मध्य से एक मार्ग निकाला, और उसी मार्ग को, उसी विचारधारा को नव निश्चयवाद या रुको और जाओ कहा गया था। तो इसमें आएगा ग्रिफिथ टेलर आएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 2 है भौतिक भूगोल पर्यावरण का अध्ययन करता है। देखिए, भौतिक भूगोल के अंदर आपको पता है भौतिक पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है। यानी भौतिक भूगोल किसे कहते हैं, जिनमें भौतिक पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है भूगोल समाकलनात्मक कोमा आनुभाविक एवं है। तो आप सबको पता है कि एक अध्ययन क्षेत्र के रूप में भूगोल की 3 विशेषताएं हैं। पहली है भूगोल समाकलनात्मक है, भूगोल आनुभाविक है, और जो तीसरी विशेषता है वो है कि भूगोल क्या है, व्यवहारिक है। भूगोल क्या है, व्यवहारिक है। तो इसमें व्यवहारिक आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है जर्मन भूगोलवेत्ता। जर्मन भूगोलवेत्ता राज्य या देश का वर्णन किस रूप में करते हैं। यानी जर्मन भूगोलवेत्ता हैं, वो राज्य एवं देश का वर्णन है वो जीवित जीव के रूप में करते हैं। जीवित जीव के रूप में करते हैं, क्योंकि देश और राज्यों के अंदर लोग रहते हैं, जीव जंतु रहते हैं, पेड़ पौधे रहते हैं। इस प्रकार इन्होंने इनको मद्देनजर रखते हुए, यानी राज्यों देश का वर्णन एक जीवित जीव के रूप में किया है। तो इसमें आएगा जीवित जीव। क्वेश्चन नंबर 5 है कि प्रो कि प्रौद्योगिकी किसी समाज के विकास के स्तर की सूचक है। तो आप सबको पता है कि जो वर्तमान प्रौद्योगिकी है, वर्तमान प्रौद्योगिकी है वो किसी समाज के
सांस्कृतिक विकास, इसमें क्या आएगा, सांस्कृतिक विकास के स्तर की सूचक मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, डैश संकल्पनात्मक ढंग से एक संतुलन बनाने का प्रयास करता है। यानी संकलनात्मक ढंग से एक संतुलन बनाने का जो प्रयास है वो कौन करता है। आपको पता है कि जब पर्यावरणीय निश्चयवाद ये कह रहा था कि इसमें सर्वश्रेष्ठ है वो नेचर है, अर्थात हमारी प्रकृति है, और संभववाद उस समय ये कह रहा था कि प्रकृति सर्वश्रेष्ठ न होकर के मानव है वो क्या है, सर्वश्रेष्ठ है। जब संभववाद और पर्यावरणीय निश्चयवाद के बीच विवाद निकला तो एक बैलेंस बनाने के लिए अमेरिका के भूगोलवेत्ता एक ग्रिफिथ टेलर और उन्होंने एक विचारधारा दी, नवनिश्चयवाद। कौन सी विचारधारा दी, नवनिश्चयवाद विचारधारा दी। तो नवनिश्चयवाद विचारधारा संकल्पनात्मक ढंग से एक संतुलन बनाने का प्रयास करता है। तो इसमें आएगा नव निश्चयवाद। क्वेश्चन नंबर 7 है, सैन्य भूगोल का उपक्षेत्र है। सैन्य भूगोल उपक्षेत्र है, यानी सैन्य भूगोल है वो किसका उपक्षेत्र है। तो आपको मैंने एक ट्रिक बताई थी जब एमसीक्यू बता रहा था तब कि राजनीति कौन करते हैं, राजनीति सैनिक करते हैं। राजनीति है वो करते कौन है, सैनिक करते हैं। तो यानी राजनीतिक भूगोल के दो उप क्षेत्र हैं। राजनीतिक भूगोल है जो मानव भूगोल की शाखा है, इसके दो उप क्षेत्र हैं। एक तो हो जाएगा सैन्य भूगोल, से क्या हो गया, सैन्य भूगोल हो गया, और नी से क्या हो गया, निर्वाचन भूगोल। नी से क्या हो गया, निर्वाचन भूगोल। तो याद कर लें ट्रिक है कि राजनीति सैनिक करते हैं। राजनीतिक भूगोल मानव भूगोल का क्षेत्र है और राजनीतिक भूगोल के सैन्य भूगोल और निर्वाचन भूगोल दो क्या हैं, उपक्षेत्र हैं। तो इसमें आ जाएगा राजनीतिक भूगोल का, राजनीतिक भूगोल का। क्वेश्चन नंबर 8, व्यवहारवादी भूगोल का उपक्षेत्र है। व्यवहारवादी भूगोल है उपक्षेत्र है। तो ये किसका उपक्षेत्र होना चाहिए भाई। आपको पता है कि जो हमारी सामाजिक भूगोल है, सामाजिक भूगोल के अंदर व्यवहारवादी भूगोल इसका उपक्षेत्र है। तो इसमें क्या आ जाएगा, सामाजिक सामाजिक भूगोल। तो आपको इसमें क्या करना है, इसमें आपको सामाजिक भूगोल करना है, क्योंकि सामाजिक भूगोल मानव भूगोल का एक क्षेत्र है और इनके जो उप क्षेत्र हैं वो हैं जैसे व्यवहारवादी भूगोल, सामाजिक कल्याण का भूगोल, अवकाश का भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, लिंग भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, चिकित्सा भूगोल। क्वेश्चन नंबर 9 है, आमूलवादी। आमूलवादी विचारधारा को रेडिकल विचारधारा के नाम से भी जाना जाता है। तो आमूलवादी विचारधारा अर्थात रेडिकल विचारधारा ने निर्धनता के कारण बंधन यानी गुलाम, दास और सामाजिक असमानता की व्याख्या हेतु कौन से उपागम का उपयोग किया। बड़ा शानदार प्रश्न है कि आमूलवादी अर्थात रेडिकल विचारधारा में गरीब लोगों के जो गरीब यानी गरीबी के जो कारण हैं, गुलामी के जो कारण हैं, सामाजिक असमानता के कारण हैं, उनकी व्याख्या के लिए कौन से सिद्धांत का उपयोग किया था। तो इसमें आ जाएगा मार्क्स का सिद्धांत। मार्क्स के सिद्धांत का इसके अंदर उपयोग किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10 है, वो है कि प्रकृति और मानव यानी प्रकृति और मानव दोनों ही अविभाज्य तत्व हैं। दोनों ही क्या हैं, अविभाज्य तत्व हैं। इसलिए इन दोनों को हमें समानता से
समग्रता से देखा जाना चाहिए। प्रकृति और मानव दोनों ही क्या हैं? अविभाज्य तत्व हैं। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? इन दोनों को समानता या फिर इन्हें हमें समग्रता से देखा जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर है, इसमें आएगा अविभाज्य। नव निश्चयवाद संकल्पनात्मक ढंग से एक बनाने का प्रयास करता है। बड़ा शानदार क्वेश्चन है कि नव निश्चयवाद संकल्पनात्मक ढंग से एक संतुलन बनाने का काम करता है। एक संतुलन बनाने का काम है वो कौन सी विचारधारा करती है? नव निश्चयवाद विचारधारा। क्वेश्चन नंबर 12, मानव भूगोल विस्तृत होते हैं। मानव भूगोल क्या बताई गई है? इसमें विस्तृत बताई गई है कि मानव भूगोल विस्तृत होते हैं को परिलक्षित करती है। यानी मानव भूगोल विस्तृत होते हैं और ये किसको परिलक्षित करती है? ये करती है, इसमें आएगा परिमंडल। ये परिमंडल को क्या करती है? परिलक्षित करती है। क्वेश्चन नंबर 13 है, मानवीय क्रियाएं मानवीय क्रियाएं भूदर्शियों की रचना करती हैं। आपको पता है मानवीय क्रियाएं हैं वो सांस्कृतिक भूदर्शियों की रचना करती हैं। यानी मानव के द्वारा निर्मित जो भी रचनाएं हैं वो सारी की सारी सांस्कृतिक भूदर्शियों के अंतर्गत आती हैं। क्वेश्चन नंबर 14, मानवतावादी विचारधारा के दशक में सामने आई। यानी मानवतावादी विचारधारा 1970 के दशक में सामने आई थी। ये 1970 के दशक में मानवतावादी विचारधाराएं सामने आई थी। क्वेश्चन नंबर 15 है, पृथ्वी के भौतिक घटक एवं घटक हैं। आप सबको पता है पृथ्वी के दो मुख्य घटक हैं, एक भौतिक घटक है तो दूसरा कौन सा घटक होगा? जैविक। एक भौतिक घटक है तो दूसरा कौन सा होगा? जैविक घटक। क्वेश्चन नंबर 16 है, भूगोल का मुख्य सरोकार। बड़ा शानदार प्रश्न है कि भूगोल का मुख्य सरोकार को मानव को घर के रूप में समझना। बड़ी शानदार डेफिनेशन है ये चीज है। यानी एक विषय के रूप में भूगोल का जो मुख्य सरोकार है वो है पृथ्वी को मानव के पृथ्वी को यहाँ क्या आएगा? यहाँ आएगा आपका पृथ्वी। यहाँ क्या आएगा? पृथ्वी। यानी एक विषय के रूप में भूगोल का मुख्य सरोकार पृथ्वी को मानव के घर के रूप में समझना और उन्हें सभी तत्वों का अध्ययन करना जिन्होंने मानव को पोषित किया है। इस प्रकार से प्रकृति और मानव के अध्ययन पर बल दिया जाता है। तो 16 में आएगा पृथ्वी। 17 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकृति और मानव के बीच नहीं है। यानी प्रकृति और मानव के बीच वेदता नहीं है। प्रकृति और मानव के बीच में वेदता नहीं है क्योंकि प्रकृति और मानव दोनों ही अविभाज्य तत्व हैं और इन्हें समग्रता से समानता से देखा जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18, मनुष्य अपने प्रौद्योगिकी की सहायता से अपने से अन्योन क्रिया करता है। बड़ा शानदार प्रश्न है। यानी मनुष्य अपनी प्रौद्योगिकी की सहायता से अपने भौतिक पर्यावरण से अपने भौतिक पर्यावरण से अन्योन्य क्रिया करता है। अपने भौतिक पर्यावरण से अन्योन्य क्रिया करता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, वो है आदिम मानव समाज और प्रकृति की
प्रबल शक्तियों के बीच की अन्योन्य क्रिया कहलाती हैं। यानी जो आदिम मानव समाज है, जो आदिम मानव जो लोग हैं, वो और प्रकृति के बीच में होने वाली जो अन्योन्य क्रिया हैं क्या कहलाती हैं? तो ये कहलाती हैं पर्यावरणीय निश्चयवाद। क्या कहलाती हैं? पर्यावरणीय निश्चयवाद कहलाती हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, भौतिक पर्यावरण भौतिक पर्यावरण का रूप धारण करता है। बड़ा शानदार प्रश्न है। यानी जो हमारा हमारा फिजिकल इन्वायरमेंट है, यानी जो हमारा फिजिकल इन्वायरमेंट है, ये माता की प्रकृति का माता की प्रकृति का रूप धारण करता है। तो इसमें आएगा माता की प्रकृति। क्वेश्चन नंबर 21 है, वो है बड़ा शानदार प्रश्न, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि पर्यावरणीय निश्चयवाद और संभववाद के बीच की विचारधारा कहलाती है। इन दोनों के बीच की विचारधारा अभी मैंने 2-3 बार ऊपर बताया है, अभी मैं फिर आपको बता रहा हूं कि पर्यावरणीय निश्चयवाद के अंदर सर्वश्रेष्ठ प्रकृति को माना, संभववाद के अंदर मानव को माना, दोनों के बीच झगड़ा हुआ, ग्रिफिथ टेलर आए, आकर के एक इनके बीच का मार्ग निकाला और उस मार्ग का नाम दिया नव निश्चयवाद। रुको और जाओ भी इसे कहा जाता है। नव निश्चयवाद आएगा यहाँ, नव निश्चयवाद। अगला क्वेश्चन नंबर 22, 1970 के दशक में मानवतावादी, आमूलवादी और विचारधाराओं का उदय हुआ। यानी 1970 के दशक में 3 विचारधाराओं का उदय हुआ था और उनमें कौन कौन सी थी वो विचारधारा? जैसे एक तो थी मानवतावादी। मानवतावादी विचारधारा को कल्याणपरक विचारधारा भी कहते हैं। दूसरी थी आमूलवादी। आमूलवादी विचारधारा को रेडिकल विचारधारा भी कहा जाता है, जिसके अंदर मार्क्स के सिद्धांत का उपयोग किया गया है। तीसरी है व्यवहारवादी विचारधारा। तो इसमें आएगा व्यवहारवादी विचारधारा। 22 में व्यवहारवादी विचारधारा। क्वेश्चन नंबर 23 है, बड़ा शानदार प्रश्न है, लाल बत्ती और हरी बत्ती। लाल बत्ती और जो हरी बत्ती का अर्थ है, देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि ग्रिफिथ महोदय ने नव निश्चयवाद विचारधारा का प्रतिपादन किया, जिसे रुको और जाओ निश्चयवाद के नाम से जाना जाता है। आपने बड़े बड़े नगरों के अंदर जो यानी ट्रैफिक होता है, जो यानी चुरावे होते हैं, वहाँ पर यातायात को नियंत्रण के लिए बत्तियां लगी हुई देखी होंगी। उनके अंदर जैसे ही लाल बत्ती आ जाती है तो इसका मतलब होता है रुको, और जैसे ही हरी बत्ती आती है तो इसका मतलब होता है आगे बढ़ो। तो लाल बत्ती का मतलब तो आप जान गए होंगे। लाल बत्ती का अर्थ है रुको और जो हरी बत्ती है उसका अर्थ है जाओ। इन्हीं के नाम पर इस विचारधारा का नाम रुको और जाओ रखा गया। तो इसमें रुको और जाओ आएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, भूगोल में उत्तर आधुनिकतावाद का उदय हुआ। सबको पता है 1990 के दशक के अंदर भूगोल में उत्तर आधुनिकतावाद का उदय हुआ था। लास्ट क्वेश्चन है, सड़कों, रेल मार्गों और जल मार्गों के जाल को राय के रूप में वर्णन किया गया है। यानी जो सड़कें हैं और इन सड़कों के साथ साथ जो आपके रेल मार्ग हैं, सड़कों, रेल मार्गों और और जल मार्गों को यानी किस रूप में वर्णन किया गया है? तो आप सबको पता है, इसमें आएगा क्या? परिसंचरण की धमनियाँ। क्या आएगा इसमें? परिसंचरण की धमनियाँ हैं वो इसके अंदर आएगा। ये थे इस लेसन के अंदर 25 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रेगिस्तान प्रश्न है। तो इस लेसन से चाहे आपको एमसीक्यू का प्रश्न पूछे, चाहे रेगिस्तान का पूछे,
चाहे 1 वर्ड का पूछे, एक भी पर्सन गलत नहीं होगा आपका, एक भी पर्सन। सिर्फ आपको इस पाठ में एक तो MCQ वाला वीडियो देखना है और एक ही रेगिस्तान वाला वीडियो देखना है। आपके 2 में से 2 नंबर पक्के हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो। जितने ज़्यादा यूज आएंगे उतने ही ज़्यादा हमारा मनोबल बढ़ेगा और आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लेकर के आएंगे। और जो विद्यार्थी, जो मित्र इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, वो हमारा चैनल को सब्सक्राइब करके तहे दिल से सपोर्ट करें। हम आपके आभारी हैं, आभारी रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले सेकंड वीडियो के साथ।